फर्स्ट सेंचुरी एडी में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन था 150 से 300 मिलियन यानी 15 से 30 करोड़ के आसपास। 11th सेंचुरी एडी में जो पॉपुलेशन हुआ वर्ल्ड का वो रफली 30 टू 35 करोड़ के आसपास था। 21st सेंचुरी यानी आज के डेट में जो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वो है 800 करोड़। 15 से 30 करोड़, 30 से 35 करोड़ और 800 करोड़। पहले 1000 सालों में नेग्लिजिबल डिफरेंस, अगले 1000 साल में 20 गुना से भी ज्यादा डिफरेंस। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी एक एवरेज इंडिविजुअल की जो लाइफ थी वो फर्स्ट सेंचुरी एडी में थी 30 साल से कम, मतलब एवरेज एक इंसान 30 साल भी नहीं जी पाता था। 11th सेंचुरी एडी में हुआ ये 30 से 35 साल। 21st सेंचुरी में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 73, मतलब उसके डबल से भी ज्यादा। क्यों हो पाया ये? एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, क्रॉप यील्ड्स बहुत ज्यादा बढ़ाने में हम कामयाब हुए, जिसकी वजह से खाना बहुत ज्यादा हम बना पाए। न्यूट्रिशन जब इंक्रीज हुआ तो हेल्थ इंक्रीज हुआ। यार देखो, इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? सबसे बेसिक उसको खाना सही चाहिए, पानी सही चाहिए और बीमारियां न के बराबर हों। बीमारियां हो भी ना, और अगर हो तो ठीक हो जाए। तो इनके वजह से जब हम एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हम लाए ना, तो खाना मैक्सिमाइज हो पाया, खाना एम्पल अमाउंट्स में लोगों के लिए तैनात हो पाया। दूसरा जो हाइजीन था, अब वाटरबोर्न डिजीजेस को अलग हम कर पाए पानी से, पानी का सिस्टम सही रख पाए। सीवेज सिस्टम जो था, जो वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है, वो हमने प्रॉपर्ली उसको चैनलाइज किया ताकि वो इंटरफेयर ना करें बाकी चीजों से। डिजीजेस के लिए हमने एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन बनाने में हम कामयाब हुए, जिससे हम डिजीजेस के इफेक्ट को या उनके जो अटैक है उसको मिनिमाइज कर पाए। और इन केस अगर किसी को मान लो कोई बीमारी हो भी गई तो एनेस्थीसिया टाइप के ऐसे और चीजें हम बना पाए, जिससे ऑपरेट करके भी हम लोगों को ठीक करने में कामयाब हुए। अब सोचो, जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं कि इंसान के लिए, जब इंसान का रहना, उसका बीइंग कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है ना, तो ऑब्वियसली लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जाएगी। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से खाना तो बढ़ ही रहा है पहले से, अब रहना, जो घर वगैरह है वो सब भी बेटर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन बेटर हो गया, जिसकी वजह से फूड सप्लाई करना, मेडिसिन सप्लाई करना, बाहर जाके काम करना, पैसा कमाना, प्रॉस्पेरिटी लाना, ये सब चीजें ओवरऑल एक इंडिविजुअल लाइफ के फेवर में आई, जिसकी वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती गई। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती गई और बर्थ रेट अगर मान लो नहीं भी बढ़ा ना, इसके वजह से धीरे धीरे करते 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 पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ते गया। ये जो हमने बात की, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया या एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, हाइजीन, ये सब क्या है दोस्तों? ये इसमें जो हमने जो चीजें डिस्कवर या इन्वेंट की ना, जिससे हमने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हमने इंप्रूव किया है, ये चीजें हैं डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। अब ये क्या होता है? डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी में दो वर्ड्स है। पहले जो दूसरा वर्ड है टेक्नोलॉजी, उसको समझते हैं। टेक्नोलॉजी जो वर्ड है ना, ये बहुत अच्छा डिफाइन करते हैं पीटर थियल, जो पेपैल के फाउंडर हैं। वो अपनी बुक 0 to 1 में वो कहते हैं टेक्नोलॉजी इज न्यूअर एंड बेटर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, मतलब पुरानी चीजों को करने का एक नया और बेहतरीन तरीका। एग्जाम्पल, पहले हम बात किसी से चिट्ठी लिख के करा करते थे, उसके पहले तो शायद वो भी नहीं था। चिट्ठी वो कबूतर के पैर में बांध के चिट्ठी भेजते थे, कई बार शायद नहीं भी पहुंचता होगा। फिर टेलीग्राफ आया, टेलीफोन आया, जिससे हम बात करने लगे एक जगह से दूसरी जगह। ये पूरी तरीके से बदल के रख दिया ना लोगों के एक्सपीरियंस को, लोगों के काम करने के तरीके को। पहले जब टेलीफोन, टेलीग्राफ कुछ नहीं था तो लोग महीनों सालों इंतजार करते थे कि कोई अगर घर से बाहर गया है, पता नहीं आएगा भी कि नहीं, कब आएगा, बस इंतजार करना छोड़ के कोई और उपाय नहीं था। पर फिर टेलीग्राफ, टेलीफोन आया तो कम से कम बात की जा सकती है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है, एक नया तरीका है चीजों को, एग्जिस्टिंग चीजों को नए ढंग से करने का। और पीटर थिल कहते हैं कि अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी ना तो वर्ल्ड एक जीरो सम गेम ही होगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, मान लो दुनिया में आप हो और मैं हूं, हम दोनों जन को भूख लगी है, खाने के लिए सिर्फ ये एक गुआवा है हमारे पास, ये अमरूद है, आपको भी ये चाहिए, मुझे भी ये चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम लड़ेंगे, तो मसल पावर डोमिनेट करेगा। या तो ये आपके पास जाएगा या मेरे पास आएगा। आपके पास जाएगा तो आपके पास हो गया 1 और मुझे चाहिए लेकिन मेरे पास नहीं है तो मेरे पास हो गया -1। या मेरे पास आया तो मेरे पास हो गया 1, आपको चाहिए, आपके पास नहीं है तो हो गया -1। अब दोनों को ऐड करो, 1 + -1 क्या होगा? 0। दैट इज जीरो सम गेम। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे कुछ चाहिए तो एक ही तरीका है आपसे छीनना। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा अगर मैं कुछ क्रिएट करना सीख जाऊं, या आप कुछ, या हम दोनों कुछ अपने में क्रिएट करना सीख जाएं। कुछ क्रिएट करना सीख जाएं, टेक्नोलॉजी आ जाए ना, तभी वर्ल्ड एक जीरो सम गेम नहीं होगा। इंसान तो खैर कुछ क्रिएट ही कर सकता है, टेक्नोलॉजी वो बन जाएगी। अगर वो कोई बेहतरीन तरीका हुआ बाकी तरीकों से तो वो अपने आप टेक्नोलॉजी बन जाएगी। और उस टेक्नोलॉजी को अगर पब्लिक एट लार्ज बहुत लार्ज स्केल पे एक्सेप्ट करती है ना, एक तरीके से समझ लो, अगर वो टेक्नोलॉजी वायरल हो जाती है ना, तो वो बन जाती है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो डिसरप्ट कर देती है एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स को जो मार्केट में जो समाज में पहले से हैं। अब जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन के पहले कुछ और तरीका था ना,
वेट करना ही एक तरीका था और कुछ कर नहीं सकते हैं, पर इसको पूरी तरीके से बदल दिया टेलीफोन ने, टेलीग्राफ ने, कि अब आप इस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो। तो ये हो गया डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज भी होती हैं जो बड़ी प्रॉमिसिंग लगती हैं, पर वो डिसरप्टिव साबित नहीं हो पाती है। एग्जाम्पल, गूगल लेंस अभी आया था 8-10 साल पहले, देख के लग रहा था यार ये तो मतलब नया ही कुछ लेके आएगा ये, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, कुछ मेन स्ट्रीम बहुत ज्यादा हाइप भी नहीं हुआ, जबकि वो गूगल का प्रोडक्ट था। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी डिपेंड करता है कि पब्लिक उसको किस हद तक कितना एक्सेप्ट करती है। ह्यूमैनिटी आज जहां पे है, आज जो हम लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं ना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आई हैं, जिसकी वजह से हम आज यहां तक पहुंच चुके हैं। अगर शुरू से देखें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ, जब इंडस्ट्रीज और ये बिजनेसेस ये सब फ्लरिश करना शुरू किए अलग अलग टेक्नोलॉजीज की वजह से, उसके बहुत पहले सबसे पहले एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ। एग्रीकल्चर जब हमने सीखा ना, एग्रीकल्चर से पहले हम हंटर गैदरर थे, खाने की खोज में एक जगह से दूसरी जगह भागते रहते थे। जब एग्रीकल्चर की बात आई तो इंसानों ने देखा कि हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स को। डोमेस्टिकेट मतलब प्लांट्स और एनिमल्स को उन्होंने ध्यान से देखा, समझने की कोशिश की और देखा कि हम इनको अगर कुछ देते हैं ना, तो बदले में इनसे हम बहुत कुछ ले भी सकते हैं, ट्रांजैक्शन टाइप का, जिसके वजह से प्लांट्स को, पौधों को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया गया टू सच एन एक्सटेंट, जिनकी वजह से उनमें जेनेटिक डिफरेंस भी आया कि आज के डेट में उन पौधों को, उन जानवरों को अगर वाइल्ड में छोड़ दिया जाए ना, तो वो शायद सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। जो एनिमल्स उतने एग्रेसिव नहीं थे उनको डोमेस्टिकेट किया गया। प्लांट्स वगैरह को डोमेस्टिकेट करके हमने एग्रीकल्चर, हम अपना खाना उगाना, हम अपना खाना बनाना सीख गए। अब सोचो ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है। उसके पहले तक हम सिर्फ भागते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह खाने के खोज में। अब जैसे हम खाना उगाना सीख गए ना, मान लो मैंने खाना उगाना सीख लिया, अब मेरे साथ 50 लोग और हैं, वो भी मेरे साथ भागते रहते हैं खाने की खोज में। मैंने उनको बोला यार देख, मैं तो खाना बना ले रहा हूँ, मतलब ये देख यहाँ पे ऐसे ऐसे मैंने किया और ये फल, ये सब्जी यहाँ उग गई। बोला यार क्या बात कर रहा है। तो हम लोग वहीं बस गए। अब वहां बस गए क्योंकि हम खाना अपना उगा ले रहे हैं। अब वहां बस गए तो हमारा वहां समाज बन गया, हमारी सोसाइटी बन गई वहां पे। अब सोचो सोसाइटी बन गई है तो सोसाइटी के अंदर ट्रांजैक्शन होगा, लेन देन होगा। बड़ी सोसाइटी है, अच्छे खासे लोग हैं, तो एक नियम कानून भी होना चाहिए काम करने का, रहने का। और सब लोग इंडिविजुअली कुछ ना कुछ गेन कर रहे हैं, कुछ कमा रहे हैं, तो कोई होगा लीडर। मान लो मैं ही हूं, क्योंकि मैंने ही शुरू में खाना बनाना मतलब खाना उगाना सिखाया था, बताया था सबको, तो टैक्स भी कोई वसूल करेगा। इन सब के लिए एक कम्युनिकेशन होना जरूरी है या नहीं? बिल्कुल है। और जो हमारा विजडम है, जो चीज हमने सीखा है, अब हमारे जो आने वाले जनरेशन हैं उन तक भी तो ये बातें पहुंचनी चाहिए ना। तो इसके लिए हम डॉक्यूमेंट करना शुरू किया, हम राइटिंग को डिस्कवर किए, हम लिखना सीख गए। मैंने रिसर्च किया कि क्या लिखने से पहले इंसान एक दूसरे से बात ही नहीं करते थे क्या? तो बात करते थे। ऐसा रिसर्च के बाद पता चला कि बात करते थे, लेकिन रीजन स्पेसिफिक डायलेक्ट्स होते थे, कुछ साउंड्स निकालते थे ह्यूमंस एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, और वो रीजन स्पेसिफिक होता था तो लोग उस रीजन के लोग समझते भी थे। कुछ साइन सिंबल्स यूज करते थे, हैंड जेस्चर्स वगैरह, जिससे कुछ कहने की कोशिश करते थे। और हम लिखना सीख गए तो बहुत सारे लैंग्वेजेस भी इससे डेवलप हुए। आज की डेट में लैंग्वेजेस, अभी मैं इतना फ्लुएंटली हिंदी बोल रहा हूं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सब चीजें धीरे धीरे करके डेवलप हुई हैं, और हर चीज की एक बैक स्टोरी है, एक टाइमलाइन है। अपने आप में एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी था। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन में स्टीम पावर, स्टीम का यूज करके जो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में मशीन यूज करना, टेक्सटाइल बनाना, ये एक अपने आप में डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनल कंबशन इंजन, ये भी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी साबित हुए थे। यार इलेक्ट्रिसिटी तो अपने आप में इतना बड़ा डोमेन है ना, कि इलेक्ट्रिसिटी पे पता नहीं कितने वीडियोस बन सकते हैं। मैंने डिटेल में वीडियो इलेक्ट्रिसिटी पे बनाया था, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, दूसरे वाले चैनल पे था। इंटरनल कंबशन इंजन, अब जब तक इंटरनल कंबशन इंजन वही है जो आज की डेट में जो हम गाड़ी चलाते हैं, मतलब अंदर उसके फ्यूल जाता है और वो बर्न होता है और उससे पावर जनरेट होकर वो गाड़ी को आगे ढकेलता है, मतलब प्रोपेल करता है। अब इंटरनल कंबशन इंजन जब तक नहीं थे ना, तब तक इंसान या तो खुद का अपना मैन पावर यूज करता था किसी काम को करने के लिए, या एनिमल पावर को यूज करता था। मान लो जो बैल है या गाय है, जो हाथी है, जो पावरफुल जानवर होते थे, उनका पावर यूज किया जाता था। फिर इंटरनल कंबशन इंजन जैसे आया कि अंदर फ्यूल डाल के उससे पावर जनरेट करके उसको प्रोपेल किया जा सकता है। सोचो ये अपने आप में कितनी बड़ी चीज थी, इससे कितना बड़ा इंपैक्ट हुआ हमारी जिंदगी पर, कितनी चीजें इसके वजह से चेंज हुई, बदली और फ्यूचर में प्रोग्रेस की। कोई आया वो बोला कि अब मान लो 1000 यूनिट का पावर जनरेट हो रहा है इंटरनल कंबशन इंजन के, मतलब बर्निंग से, उसके अंदर जो फ्यूल बर्न हो रहा है उससे। अब कोई आया वो बोला कि इसमें ना टायर लगा दो। अब मान लो वही स्क्वायर टायर लगा देता, तो जितना पावर जनरेट हो रहा था उसका कोई छोटा सा फ्रैक्शन ही यूज हो पाता ना प्रोपल्शन में। टायर कितना परफेक्ट शेप का है, वो राउंड है, इसकी वजह से मिनिमम फ्रिक्शन उस पर लग रहा है और मैक्सिमम पावर जो जनरेट हो रहा है वो प्रोपल्शन में यूज हो पा रहा है।
तो व्हील भी अपने आप में एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी था। और आज की डेट में इंफॉर्मेशन एज में जिसमें हम हैं, इसमें ट्रांजिस्टर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, जिसके वजह से जो पहले वैक्यूम ट्यूब्स और बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल डिवाइसेस आज हम अपने पॉकेट में लेकर घूमते हैं। हमारा स्मार्टफोन, ये ट्रांजिस्टर्स, माइक्रो प्रोसेसर, जब उसी चीज को हम बहुत छोटा करके और ज्यादा पावरफुल डिवाइसेस ट्रांजिस्टर्स बना पाए, माइक्रो प्रोसेसर्स बना पाए, तो हम स्मार्टफोन्स और ऐसे टेक्नोलॉजी और ऐसे गैजेट्स तक पहुंच पाए। ये अपने आप में एक डिसरप्टिव प्रोडक्ट है या टेक्नोलॉजी है। इंटरनेट, यार सोचो, पूरी दुनिया में आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हो। किस लेवल की टेक्नोलॉजी है ये। एक टाइम पे, आज से 200 साल 300 साल पहले तक लोग सोच भी नहीं सकते थे कि ये भी कभी हो पाएगा। आइजैक न्यूटन ने इतने सारी थ्योरीज और इतने सारे लॉज दिए हैं फिजिक्स के, मोशन के, वो अगर आज की डेट में आ जाए इस डे एंड एज में, तो सोचो ना उन लोग का रिएक्शन कैसा होगा कि यार ये क्या, कैसी दुनिया है ये। एरोप्लेन उड़ रही है, पूरी दुनिया में लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फिर आया मोबाइल टेक्नोलॉजी, फोन आया, स्मार्टफोन से इंटरनेट कनेक्ट हुआ, वो एक तीसरा डायमेंशन पूरा खोल के रख दिया अपने आप में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आ ही चुका है, ये तो खैर फ्यूचर में भी बहुत बड़ा ये डोमेन है जो नए नए तरीके अनवील करेगा, जो ह्यूमैनिटी के लिए उनका रहन सहन बदल के रख देगा। अब देखो, पॉपुलेशन में हम जब इतने बढ़ गए हैं ना, और इतने एम्पावर्ड भी हो गए हैं इन डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज के वजह से, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया है। अब एक तरह का सर्वाइवल भी हमारे लिए बन चुका है कि हमें जरूरी हो गया है दूसरे प्लैनेट को भी एक्सप्लोर करना, क्योंकि हम इतने एम्पावर्ड हैं। पीटर थीली अपने बुक में कहते हैं कि हमें टेक्नोलॉजीज बनानी होंगी, मतलब न्यूअर एंड बेटर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। 0 to 1 हो गया टेक्नोलॉजी, 1 to N वो कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। मतलब किसी ने कुछ नया क्रिएट किया, उसको रेप्लिकेट लोगों ने किया, उसी को कॉपी करके लोगों ने अपना वेल्थ बना लिया, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। वो क्लासिक एग्जांपल देते हैं, अमेरिका में जो हुआ दैट इज टेक्नोलॉजी 0 to 1। चाइना ने जो किया दैट इज ग्लोबलाइजेशन। सेम तरीके को फॉलो करके चाइना भी लगभग उतनी ही बड़ी या सेकंड नंबर पे इकोनॉमी बन गया। तो उनका कहना है कि अगर और वैसे ही पॉपुलेशन ने सेम चीज अगर किया जो अमेरिका में हुआ है, तो शायद हमारे पास प्लैनेट बचेगा ही नहीं। कहने का मतलब, क्योंकि हम इतने ज्यादा इंपावर्ड हो चुके हैं ना, अभी एक नेसेसिटी भी बन गई है कि हम दूसरे प्लैनेट्स को भी जाने और वहां तक भी पहुंचे। यू नेवर नो, अभी बात चल ही रही है कि कोई एस्टेरॉइड या कोई कॉमेट, मीटेरॉइड कुछ भी आके हिट किया अर्थ को और पता नहीं क्या इंपैक्ट हो जाए। ऐसे ही ना डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, तो उनके पास तो ना नासा था, ना इसरो था, ना इलॉन मस्क था, तो उनको तो कुछ नहीं पता। लेकिन हम तो समझदार हैं, हम तो समझ रहे हैं। इसकी वजह से ना स्पेस ट्रैवल भी एक अपने आप में डिसरप्टिव डोमेन फॉर श्योर साबित होगा ही फ्यूचर का, क्योंकि इसमें जोरों शोरों से काम चल रहा है। इंडस्ट्री अपने आप में पूरी बन रही है। अब इसके वजह से कई सारे और नए इंडस्ट्रीज आ सकते हैं, जैसे स्पेस टूरिज्म, एस्ट्रॉयड माइनिंग, या फिर जो सैटेलाइट बेस्ड जो सर्विसेज हैं जैसे स्टारलिंक हो गया। ये सब जो नए नए इंडस्ट्रीज बन रहे हैं ना, ये कितना ज्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ओपन अप कर देंगे यार। यही तो देखो, एक तरीके से एक ब्यूटी भी है, जो ह्यूमन इंटेलेक्ट है और जो ह्यूमन स्पिरिट है। एक नया इंडस्ट्री बना के इतना वाइड अपॉर्चुनिटी हम ओपन अप कर देते हैं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए और ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए। ये भी होगा कि स्पेस ट्रैवल के एक्सप्लोरेशन और इस डोमेन के बढ़ने से साइंस का परव्यू भी बढ़ेगा। हो सकता है जो लॉज, जो थ्योरीज हम यहाँ जानते हैं वो स्पेस में नहीं भी काम करे। यार स्पेस का कोई लिमिट है। और इलॉन मस्क तो जैसे वो बंदा जैसे प्रोसीड कर रहा है, वो तो फॉर श्योर सी बात, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वो मार्स तक तो रुकेगा नहीं। उसका प्लान है पूरा, हम उनका कहना है कि ह्यूमंस को इंटरप्लैनेटरी होना होगा, मतलब एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे आना जाना है ऐसा। तो हो सकता है इसके वजह से जो फंडामेंटल साइंस हमें अभी तक पता है उसको और एडवांस करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। फिजिक्स को और नेक्स्ट लेवल पे ले जाना पड़ेगा। मेडिसिनल जो अंडरस्टैंडिंग है हमारा स्पेस में किस चीज की कैसी जरूरत पड़ जाए, तो उसको एडवांस करना पड़ेगा, उसमें और ग्रोथ देखने को मिलेगा। और इसके वजह से जियोपॉलिटिकल शिफ्ट भी आ सकता है, क्योंकि जिस नेशन के पास ज्यादा एक्सेस होगा स्पेस का, स्पेस की में जो चीजें मिल रही हैं उनको यूज करने का ना, उसके पास ज्यादा डोमिनेंस, ज्यादा पावर आएगा, तो जियोपॉलिटिकल शिफ्ट भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि इसके वजह से बिल्कुल बहुत हाई चांसेस हैं कि जिस तरीके से हम अभी रह रहे हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस का जो ये डोमेन है, इनके वजह से ये पूरा बदल जाए और हम एक अलग ही दुनिया में चले जाए, मतलब एक अलग ही दुनिया में रहने लगे। जैसे अगर हम हिस्ट्री को भी देखें तो जिस तरीके से दुनिया बदली है, आने वाले टाइम में और भी ज्यादा चेंज होगी। एंड लेट्स सी नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो जनरेशन आता है, उन लोग का लाइफस्टाइल या उन लोग वो जिस दुनिया में रहते हैं वो कैसा होता है। सो एक्साइटिंग टाइम्स अहेड। चाहते हो स्पेस ट्रैवल पे डिटेल्ड वीडियो, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा डोमेन है यार। इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, रिचर्ड ब्रांसन, नासा, इसरो और जो स्पेस एजेंसीज हैं, ये लोग मिलकर ना अलग अलग तरीके से ही काम कर रहे हैं। क्योंकि मैंने जेफ बेजोस का देखा था, उनका प्लान है कि यहाँ पे जितना भी पॉल्यूशन क्रिएटिंग
जो चीजें हैं ना जो पॉल्यूट कर रही हैं अर्थ को, उनको जेफ बेजोस बाहर ले जाना चाहते हैं आउटर स्पेस में, ताकि अर्थ ठीक रहे। इलॉन मस्क चाहते हैं कि हम दूसरे प्लैनेट पर ही जा पाए, इंटरप्लैनेटरी हो पाए। तो पर्पसेस भी और जो नजरिया है वो भी थोड़ा अलग अलग है, मिशन भी अलग अलग है, पर अपने आप में ये एक इंडस्ट्री और एक पूरा डोमेन ये बन रहा है। तो इस पे भी डिटेल में वीडियो चाहते हो, डिटेल पे हम चर्चा करें तो कमेंट कर दो स्पेस ट्रैवल। 100 कमेंट जैसे ही आ जाएंगे, डिटेल्ड वीडियो बहुत मतलब वो भी एक अपने आप में पूरा एकदम डिटेल्ड वीडियो होगा, वो वीडियो मैं पब्लिश कर दूंगा। और बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, उधर भी आ जाओ, कंटिन्यूअसली उधर भी कंटेंट पोस्ट होता रहता है। एंड स्क्रीन पर मैंने डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी को एक अलग ढंग से समझाते हुए पहले भी एक वीडियो डाला था, इधर क्लिक करके देख सकते हो। और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।